युद्ध देवता संस्थान के 100 गुना बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार पर कोई पहुंचा। कक्ष के अंदर एक पत्थर से बना राक्षस एक योद्धा से लड़ रहा था। राक्षस ने अपनी मुट्ठी से हमला किया, लेकिन लड़की कूद गई और हमले से बच गई। वह राक्षस की बाह के साथ साथ दौड़ने लगी और अपनी मुट्ठी भींचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। एक उग्र निगाह से उसने अपनी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में केंद्रित करना शुरू कर दिया। कूद गई और अपनी शक्ति का उपयोग करके दिव्य हाथ नामक कौशल को अपनी मुट्ठी में मिलाना शुरू कर दिया। उसने पर्वतीय पतन मुट्ठी तकनीक का उपयोग किया और राक्षस को एक शक्तिशाली मुक्का मारा। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि इससे एक आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने राक्षस के शरीर को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। थके हुए भाव के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी, अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और सांस लेने के लिए जोर जोर से हाँफने लगी। वह 3 विदेशी द्वीपों के युद्ध देवता संस्थान की पहली प्रतिभाशाली थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसके हाथ पीठ के पीछे थे, ने उनसे पूछा कि दिव्य हाथ के साथ तालमेल कैसा चल रहा है। गुरु की आवाज सुनकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके सामने सिर झुकाया। वह चट्टानों के ऊपर बैठ गईं और एक गंभीर नज़र से बताया कि तालमेल 95% पर था। उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में वह दिव्य हाथ का उपयोग करके अपने हाथापाई कौशल को पूरी तरह से निष्पादित कर सकती थीं। हालांकि दोनों स्वर्णिम कौशलों में अभी भी कुछ खामियां थीं, क्योंकि दिव्य हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया था। गुरु ने उनका अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि 95% पहले से ही एक अत्यंत उच्च संगतता दर है। उन्होंने उन्हें समझाया कि आखिरकार वह अभी भी एक साधारण नश्वर शरीर थीं और 6 स्थानांतरण शरीर वाले देवता की भुजा को नियंत्रित करना पहले से ही बेहद कठिन था। इसलिए इसमें पूरी तरह से निपुण होने का दिखावा करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। फिर वह उसके पास गया और प्रसन्न भाव से समझाया कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ 7 स्थानांतरण साधक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या अभयारण्य में किसी व्यक्ति के बारे में सुनी गई अफवाह सच है। एक व्यक्ति जिसके पास 6 स्थानांतरण हैं और जो 3 दिव्य मोहरे चला सकता है। गुरु ने इसकी पुष्टि की और कहा कि संभवतः यह उसकी सीमा भी नहीं है। एयोंग यी बिना किसी रुकावट के चुपचाप अपने गुरु की बातें सुनती रही। गुरु की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं, क्योंकि उन्होंने पीछे से एक शक्तिशाली योद्धा की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि यह व्यक्ति अभयारण्य का पहला पवित्र पुत्र था और स्वयं ज्वाला सम्राट का सबसे गौरवशाली शिष्य। उन्होंने बताया कि उन्हें भी यिनवुशी नामक 3 विदेशी द्वीपों में सबसे भयानक प्रतिभाशाली माना जाता था। वह यिनवुशी को एक जादुई मुहर में बंद कल्पना करने लगे। वह जानता था कि इस बार ज्वाला सम्राट ने उसे एक ही मकसद से भेजा था, दक्षिया टीम को डराकर घुटने टेकने पर मजबूर करना। इसीलिए पूरी टूर्नामेंट प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा और वह सचमुच दक्षिया के लोगों के चेहरों पर उस पल के भाव देखने के लिए तरस रहा था जब वह पल आएगा। आज वर्ष 739 का 24 अक्टूबर था और जियांग मैजिक सिटी पोर्ट पहुंचा। पहरेदारों के साथ खुशी से चमकती आंखों के साथ जियांग चलने लगा। लोग जियांग के नाम वाली तख्तियां लिए हुए थे। वे उसके प्रशंसक समूह थे। उनके अनुसार वह सबसे ताकतवर था और उन्हें यकीन था कि वह जीतेगा, क्योंकि उसके 9 मियाज़मा पंखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि वह 3 विदेशी द्वीपों को धूल चटा देगा। हालांकि सभी इस आशावाद को साझा नहीं करते थे। कुछ प्रशंसकों ने कहा कि बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताते हुए कि जियांग केवल 3रे परिवर्तन में था, जबकि बाकी पहले से ही 5वें या 6ठे परिवर्तन में थे। उनके लिए जरूरी यह था कि वह डटा रहे। बाकी लोग इस बात पर सहमत हुए और जोर देकर कहा कि बुनियादी बात यह है कि जियांग भाग ले और उस पर बेवजह दबाव न डाला जाए। ये सुनकर
जियांग की आंखें भ्रम से भर आईं। शहर की दीवार के ऊपर जियांग सुआन यू के पिता और गु कैक्सिन खड़े थे। पिता ने बताया कि उन्होंने सुना था कि पेशेवर बदलावों के दौर से पहले शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति नामक एक शब्द होता था। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले उन्हें यह अच्छी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन अब जियांग चेन को देखकर उन्हें आखिरकार समझ आ गया। प्रशंसक जियांग को गले लगाने लगे और हमारे लड़के ने अपना मुंह खोला और अभिभूत महसूस करने लगा। गु कैक्सिन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, ये समझते हुए कि इतने साल जीने के बावजूद ये पहली बार था कि उसने ऐसा दृश्य देखा था। जब गु कैक्सिन और जिया लिंगकियू जहाज पर खड़े थे, काए और कियान ने जियांग को जहाज पर चढ़ने में मदद की। हमारा लड़का जमीन पर गिर पड़ा और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे शांत करने की कोशिश में अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। जियांग के लिए ये युद्ध से भी ज्यादा थका देने वाला था। गु कैक्सिन उसे घूरने लगी और उस पर आरोप लगाने लगी कि वह एक बदचलन बदमाश है जिसने सी का फायदा उठाया है, स्थिति को केवल मासूमियत का नाटक करने के लिए। जिया लिंगकियू ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बताया कि ये तीनों अच्छे साथी थे जो उसने हर जगह खोजने के बाद अपने लिए ढूंढे थे। जियांग खड़ा हुआ और उन्हें ध्यान से देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ काए और कियान उसके पीछे छिप गए। चश्मा पहने हुए आदमी मेंग जिंगचेन थे, जो छठे स्तर की ह्योरान अकादमी के नेता और कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद के सर्वोच्च संत की उपाधि के धारक थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपना चश्मा ठीक किया और जब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, उनके शरीर के चारों ओर जादुई घेरे दिखाई दिए। उन्होंने जियांग चेन को आश्वासन दिया कि उन्हें अपनी यात्रा में दोस्तों के बिना रहने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। लंबे बालों वाला वह आदमी जियांग मिंगकियू था, जो वुडांग का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति, छठे स्तर का और तेई चाय के रहस्य का स्वामी, तेई चाय के सर्वोच्च रहस्य का स्वामी था। जब उसके शरीर से ऊर्जा निकल रही थी, तो उसने गंभीर नजरों से काए और कियान फुसफुसाने लगे और बताया कि एक प्रदर्शनकारी था और दूसरा ज्यादा संकोची, जिससे उन्हें याद रखना बहुत आसान हो गया। जियांग उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने हंसते हुए स्वीकार किया कि इस तरह कहने से उसे उन्हें याद रखना बहुत आसान था। इसके तुरंत बाद उसने अपने नए साथियों से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उन्होंने उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने का वादा किया। गु कैशन और जिया लिंगकियू का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। जिया लिंगकियू सोफे पर बैठ गया, अपना सिर आर्मरेस्ट पर टिका दिया और शांत नजरों से जिया किगसुआन्यू के पिता होंगिन से प्रतियोगिता के नियम समझाने को कहा। होंगिन उसकी ओर मुड़ा और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक जादुई होलोग्राम प्रकट किया, ये समझाते हुए कि सबसे पहले ये प्रतियोगिता डायमंड सिटी और 3 विदेशी द्वीपों के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर होगी। इस द्वीप को तियान्युआन द्वीप कहा जाता था और इसी कारण इस महाप्रतियोगिता को तियान्युआन महाप्रतियोगिता भी कहा जाता था। सभी लोग मौन होकर होलोग्राम को देखने लगे। जब उन्होंने बताया कि पहला चरण 3 विदेशी द्वीपों द्वारा स्थापित शून्य देवता रैंकिंग का क्वालिफायर होगा, तो उनकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उन्होंने बताया कि शून्य देव क्षेत्र एक 9वें स्तर की राक्षसी वेल के शरीर की आध्यात्मिक चेतना के सागर से निर्मित एक दुनिया है। इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता से परे किसी भी बाहरी शक्ति की अनुमति नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि कोई उपकरण प्रभाव या किसी भी प्रकार की वृद्धि या बफ नहीं होगा। तथाकथित शून्य देव रैंकिंग एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता थी जिसमें 5 चरणों को पार करना होता था और 6 जनरलों को हराना होता था। इन चरणों को पूरा करने की गति रैंकिंग में अंतिम स्थान निर्धारित करती थी। सभी 5 चरणों को पार करने का अर्थ था 5 गुणों, शक्ति, गति, संविधान, सहनशक्ति और आत्मा के बुनियादी परीक्षणों को पार करना। अंततः प्रत्येक प्रतिभागी की सबसे बुनियादी शक्ति का मूल्यांकन किया जाता था।
जिया लिनकियू ने उनका अवलोकन करना शुरू किया, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि 6 जनरलों को हराने वाले भाग का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 6 जनरलों को हराना था। उन्होंने बताया कि 6 बुद्धिमान एंड्रॉयड द्वार की रखवाली कर रहे थे और उन्हें खत्म करके कोई भी इस चरण को पार कर सकता था। उन्होंने आगे बताया कि इस पहले दौर में प्रतिभागी एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना व्यक्तिगत रूप से परीक्षा पूरी करेंगे। कुल 100 प्रतिभागियों में से केवल शीर्ष 50 ही अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। वे सभी होलोग्राम के सामने जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। होंग यिन के अनुसार जो योग्य होंगे वे दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, जिसमें उनके महान जिया द्वारा प्रदान किए गए एक गुप्त क्षेत्र में एक लड़ाई होगी। उन्होंने उन्हें बताया कि वह बाद में विवरण समझाएंगे, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पहले दौर में योग्य उम्मीदवारों की संख्या दूसरे दौर में फायदे और नुकसान को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण था। शांत दृष्टि से उन्होंने आकाश में स्थित द्वार की ओर हाथ बढ़ाया और बताया कि इस प्रतियोगिता की पूरी प्रक्रिया का इस पानी के पर्दे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कारण उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि यदि वे जीत सकते हैं तो जीतें और यदि नहीं तो सम्मानपूर्वक हारें। अंत में उन्होंने वू जी को संबोधित किया, उन्हें याद दिलाया कि वे इस महान प्रतियोगिता के कप्तान हैं और यह कार्य बहुत कठिन है। उन्होंने स्वीकार किया कि सिद्धांत रूप में जियांग चेन का स्तर इस महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि चूंकि वे समुद्र रक्षक राजा थे, उनकी अनुपस्थिति को उचित ठहराना मुश्किल होगा। इस कारण उन्होंने दूसरों को निर्देश दिया कि वे उनकी भरपूर मदद करें, उन्हें सौभाग्य के प्रतीक की तरह मानें और उनकी अच्छी तरह से रक्षा करें। कई अनकियान ने मुस्कुराते हुए जियांग के गाल को छूना शुरू किया। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वू जी खड़े हुए और दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से अपना सिर हिलाया। जियांग की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके साथ एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहे थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसमें कोई गरिमा नहीं है, लेकिन ये समझने पर कि हर कोई यह सब अच्छे इरादों से कर रहा है, उसने इस व्यवहार को मुस्कुराते हुए स्वीकार करने का फैसला किया। जब कई अनकियन जियांग के गाल से खेल रही थी, होंग यिन ने समझाया कि पहला दौर कोई बड़ी समस्या नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसने सोचा कि दूसरे दौर में, जहां कोई स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है, कोई बड़ी मुश्किलें भी नहीं होंगी। कू कैक्सिन जियांग के पास गया, उसे घूरने लगा और बताया कि 6 जनरलों को मारने का पहला दौर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आखिरकार शून्य देवताओं के क्षेत्र में बहुत कम मूल कण होते हैं, इसलिए उसकी वज्र शक्ति बहुत कम हो सकती है। जियांग का ध्यान अपने स्वामी पर केंद्रित था। एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि पहले दौर में उसका एकमात्र लक्ष्य आगे बढ़ना था और कुछ नहीं। प्रस्थान का समय हो गया था और जहाज समुद्र पार जाने लगा। जियांग ने अपना सिर उठाया और उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसके लिए ये युद्धपोत बहुत प्रभावशाली था, उस युद्ध में जीते गए युद्धपोत से भी बड़ा। आत्मविश्वास से भरी नजरों से कू कैक्सिन ने पुष्टि की कि वास्तव में ये जहाज तीसरे स्तर का दिव्य अस्त्र था। जहाज तियान्युआन द्वीप के लिए रवाना हुआ। सभी आपस में बातें करने लगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि दाजी जीतेगा। कई घंटे बाद वे तियान्युआन द्वीप पहुंचे। जमीन सुंदर थी और योद्धाओं के लिए सीटों से भरी हुई थी। कैक्सिन सीट पर बैठ गया और जब जियांग बैठने की तैयारी कर रहा था, उसने उत्सुकता भरी नजरों से होंग यिन से पूछा कि क्या ये शतरंज की बिसात है, और टिप्पणी की कि यह उसे कितनी प्रभावशाली लग रही है। उस सीट पर बैठे होंग यिन ने अपने हाथ और पैर क्रॉस करके जियांग को बताया कि इसे तारों का बोर्ड कहा जाता है। हालांकि यह पहले स्तर का दिव्य अस्त्र था, इसका ज्यादा उपयोग नहीं था और यह ज्यादा से ज्यादा किसी को फंसा सकता था, क्योंकि यह मूलतः दिखावे के लिए एक तमाशा था।
बैंगनी बालों वाली एक महिला बैज वाली एक ट्रे लेकर आई और मुस्कुराते हुए बताया कि यह खाली दिव्य दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक पहचान किट है। सभी प्रतिभागियों को अपने नाम के अनुसार एक बैज लेने और उसे अपने हाथ में रखने के लिए कहा गया था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बैज पकड़ लिया। उत्सुक भाव से वह कैक्सिन की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या प्रतियोगी दूसरी तरफ से अभी तक नहीं आए हैं। उसका ध्यान हमारे लड़के पर था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों है, उसे याद दिलाते हुए कि अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक उसी समय कई योद्धा आकाश से उतरे और तियानयान द्वीप पर पहुंचे। उनका ध्यान जियांग पर था। उनमें यिन वूशी भी था। तभी गोंगेन को गुस्सा आया और वह कुर्सी से उठकर चिल्लाने लगा कि वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं और अपने ही किसी सदस्य के लिए जादुई खजाने का इस्तेमाल करके चुपके से घुसने में क्या मजाक है। शांत भाव से डिंग चुनकियू, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने उससे ध्यान आकर्षित न करने को कहा। वुजी उन्हें गौर से देखने लगा। उसे एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि कम से कम उनमें से 5 दिव्य अंगों से सुसज्जित थे और अभयारण्य के मुख्य प्रतियोगी यिन वूशी ने कम से कम 3 अंग स्थापित कर रखे थे। फिर गोंगेन अपनी सीट पर वापस बैठ गया, अपनी बाहें क्रॉस करके बैठ गया और फिर से क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे कमीने इतने घमंडी थे कि अपनी उपस्थिति छिपाने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे। डिंग चुनकियू चुप रही। वुजी ने उसे समझाया कि पहले राउंड में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे दूसरे राउंड में जल्द से जल्द उससे मिलने के लिए कहा। कई और कियान उसके होंठ चाटने लगे और मुस्कुराते हुए उसने स्पष्ट कर दिया कि जादू संस्थान के उस बड़े बेवकूफ के खिलाफ, जिसने ईश्वर की आंख से जुड़कर उसे हरा दिया था, उसे हराने की उसकी 50% संभावना थी। नेंग जिनकियान का ध्यान अपने विरोधियों पर था और शांत भाव से उसने कहा कि उन्हें बाद में उसके लिए छोड़ देना चाहिए। पंच तत्व संस्थान वाले को उसने समझाया कि भले ही वह उसे हरा न पाए, कम से कम उसे व्यस्त तो रख ही सकता है। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ झांग मिनकियू ने अपना चश्मा ठीक किया और युद्ध के देवता की अकादमी की सुंदरी के साथ रहने की विनती की और कहा कि समय आने पर वह उसे मुंह से मुंह मिलाकर कविताएं सुनाना सिखाएगा। वुजी की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने जियांग चेन के सामने स्वीकार किया कि उसे यिन वुशी को हराने में यकीन नहीं है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर बाद में उसका सामना हुआ तो उसे तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ये देखकर कि वुजी भी इस बारे में निश्चित नहीं था, झांग की आंखें भ्रम से भर गईं। यिन वुशी की आंखें बुराई से चमक रही थीं। उसने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करके स्पष्ट कर दिया कि जियांग चेन और फेंग युनवुजी मरने वाले हैं। एक जानलेवा निगाह से झांग ने अंगूठा नीचे कर दिया और एक घमंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि क्या वे वाकई इतने डरावने थे। उसने कहा कि उसे हर एक का चेहरा अच्छी तरह याद रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि निर्णायक क्षण में वह उनमें से किसी एक को मारना भूल जाए। वीडियो यहीं खत्म होता है।